एक और कोर्ट का केस है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ और आपको क्रेडिट भी एक देना चाहता हूँ। आपको याद होगा आसिफ गालिबन सितंबर की बात है 2025 में हमने इस्लामी नज़रियाती काउंसिल का एक प्रेस रिलीज़ है उसको डिस्कस किया था मैंने और आपने। क्रेडिट थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दे देता हूँ लेकिन आपको ज़्यादा देता हूँ, ठीक है? दोनों ने असल में आपने क्योंकि आप ने ही मेरी तवज्जो भी दिलाई थी जब प्रेस रिलीज़ आई थी, क्योंकि आप कवर करते हैं, तो आपने भी बड़ी बेबाकी से उसको क्रिटिसाइज़ किया था। और वो केस क्या था, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ अगस्त में जेएलएम पुलिस ने कार्रवाई की थी। पहले तो उन्हें उठा लिया कि नक्शे अमन आमा का ख़तरा है, और फिर उनके ख़िलाफ़ गुजरात के एक बाशिंदे की तरफ से तौहीन रसालत का मुकदमा दर्ज हो गया। और फिर 2 माह के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने कहा कि ना सिर्फ इन्होंने तौहीन रसालत की है बल्कि इन्होंने तहरीफ़ कुरान भी किया है। और इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इसलिए बीच में आ गई कि जेएलएम पुलिस से ये मामला NCCIA के पास चला गया और NCCIA ने एक रिपोर्ट मांगी थी, किससे? एक ओपिनियन मांगी थी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से। अब उस वक्त से लेकर आसिफ अभी तक एक नौजवान वकील हैं हाफिज़ ताहिर अयूबी, वो बड़ी जवामर्दी से इस केस को, आपको पता है ये बड़े थ्रेट्स हैं इसमें, तो हाफिज़ ताहिर अयूबी इसकी पैरवी करते रहे। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, उन्होंने बड़ी, मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा एक फ़ैसला दिया है, और बड़ी ये भी जुर्रत की बात है कि इस तरह का फ़ैसला देना आसिफ, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। जी ज़ाहिर है इन केसेस में बड़ा, उन्होंने जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की जो ओपिनियन थी, जो कि मैंने और आपने एट दैट टाइम कहा था कि गलत है, और आपने मुझे अच्छी तरह याद है बड़े अच्छे दलाइल दिए थे, उसको मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, जिस तरह डिस्कशन हम करते रहे एग्जैक्टली, वो उसको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तो ताहिर अयूबी साहब से मैंने डिस्कशन किया है इसके ऊपर, मेरे ख्याल में हम वो देख लेते हैं और फिर मैं चाहूँगा इसके ऊपर आप भी अपनी राय दें। तो ताहिर अयूबी साहब बड़े ज़बरदस्त वकील हैं जो आमर्दी से ये करते रहे, तो आइए उनसे उनकी गुफ्तगू सुनते हैं। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज़ साहब ये बताएँ कि 27 अप्रैल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक डिसीशन दिया है, जो कि असलम खाकी पटिशनर थे और उसमें कौंसल आप भी थे, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि 9 पेजेस का ये जो फ़ैसला आया है ये गैर मामूली इसलिए है कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने अपने दायरा कार से बाहर निकल कर एक शख्स को, और इत्तफाक से वो एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं और आपके क्लाइंट भी हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उनके ऊपर ना सिर्फ तौहीन रसालत कह दी बल्कि कुरान पर तहरीफ का भी इल्ज़ाम लगा दिया। तो दोनों चीज़ें गलत साबित हुई, टाइम ने बताया। थोड़ा सा मुझे बताएं कि इस फैसले की बैकग्राउंड क्या है और क्या चीदा नकात हैं जो आपकी नज़र में अहम है। ये ओवरऑल जजमेंट जो है ना, ये बहुत अहमियत की हामिल है। एक तो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग है कि चलें ये फ्यूचर में इसको रेफ़र किया जाएगा कोर्ट्स में और डिसीजन के हवाले से। इससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात इस केस के अंदर है कि नज़रियाती कौंसल की तरफ से जो कोर्ट में जो उनकी ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स जो बात उन्होंने कही, उसमें वो ये कहते रहे कि हम इससे पहले भी ओपिनियन देते रहे हैं, रिकमेंडेशंस भी देते रहे हैं, तो इस बेस पे हमने ये भी एक ओपिनियन दी है। अब इन्वेस्टिगेशन, यहाँ जो उन्होंने एक जजमेंट में जो इम्पोर्टेंट बात मेंशन की है वो ये है कि अगर इन्वेस्टिगेशन की तरफ से, NCCIA की तरफ से अगर ओपिनियन के लिए किसी को लेटर फॉरवर्ड किया गया, इट मीन्स कि वहाँ जो लॉ है वो एब्सेंट है। ठीक, अगर लॉ एब्सेंट है स्पेसिफिकली उनकी उस वर्डिंग के ऊपर, तो उनका जो रेलिवेंट जो उनको भेजा जाना किसी ओपिनियन के लिए, इसका मतलब लॉ नहीं है, तो उस पर लेजिस्लेशन होनी चाहिए थी। नज़रियाती कौंसल ने उस पर एक और जाके डबल वो जिसे कहते हैं कि वो एडिशनली एक ऐड किया कि ये बिल्कुल ब्लास्फेमस है, और साथ उन्होंने कहा कि ये तहरीफ़ कुरान भी है। तो दोनों चीज़ों को उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मोहसिन कियानी साहब ने बड़ा डिटेल फ़ैसला दिया। उन्होंने कहा कि नज़रियाती कौंसल का जो फंक्शंस उनके हैं वो आर्टिकल 229 में और 230 में बड़े क्लियरली उनको वाज़े किया गया है कि वो गवर्नर को, प्रोविंशियल असम्बलीज़ को, सूबाई असम्बलीज़ को, इनको वो कौमी असम्बली को या सेनेट को वो अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राय है कि इन्वेस्टिगेशन इदारे को देना और उसकी बेस पे क्रिमिनलाइज़ करना किसी इंसान को, तो ये उन्होंने कहा कि उनकी क्रिमिनल डोमेन नहीं है, वो इस तरह की राय नहीं दे सकते। इंडिपेंडेंट रेदर ये हो सकता था कि वो अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन अगर समझती है कि ये इसकी इंटेंसिटी क्या है, वो ये कर सकते थे कि स्कॉलरली कोई ओपिनियन ले लेते हैं या अपना इस तरह से कोई भी जो है ना वो फाइंडिंग बनाने के लिए 173 की रिपोर्ट बनाने के लिए वो कर सकते थे। लेकिन नज़रियाती कौंसल ने ये जो काम किया है ये उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ भी किया है,
और उन्होंने उस जजमेंट में मेंशन किया कि आर्टिकल 9 की भी वायलेशन है, आर्टिकल 14 की भी वायलेशन है, डिग्निटी ऑफ मैन की। फिर स्पेसिफिकली उन्होंने कहा कि आर्टिकल 10A जो फेयर ट्रायल का जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वो वायलेट हुआ है। क्या वो फेयर ट्रायल किस बेस पे करेंगे, क्या एविडेंस होगी, ऑलरेडी एक इदारा जब है वो उनके खिलाफ इस तरह का डिसीजन देगा, तो वो उन्होंने उसको जो है लिमिटाइज़ किया। अच्छा, ये बताएं कि चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल और मेंबर्स हमारे लिए तमाम काबिल एहतराम है, लेकिन ये जो उन्होंने इकदाम किया था कि एक पर्सन स्पेसिफिक उन्होंने एक राय दी और फिर उसे पब्लिक भी कर दिया, या तो है कि उसे खुफिया रखते फिर पब्लिक भी कर दिया, और जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है उनकी लाइफ को भी थ्रेट हुआ। टेक्निकली ये जो हाई कोर्ट की तरफ से इस फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंकने का जो ये अमल है, आप समझते हैं कि अखलाकी जवाज़ रह गया है चेयरमैन साहब के लिए और इसके मुअज़्ज़ज़ मेंबरान के लिए कि वो कंटिन्यू करें? उनके लिए तो बड़ी हैरत की बात आपको बताऊं कि लास्ट जो 27 को जो हेयरिंग थी उस पर उनकी तरफ से कोई अपीयर नहीं हुआ। उससे लास्ट डेट पे जो अपीयर हुए थे तो वो इनडायरेक्ट यही कह रहे थे कि हम मुहतात हो जाएंगे नेक्स्ट टाइम के लिए, इसको किसी हद तक चलें। उनको खाकी साहब को उन्होंने कहा था कि आप इसको विड्रॉ कर लें, तो हम इस पर, लेकिन हम चाहते थे इस पर डिसीजन इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ जाना चाहिए ताकि मुस्तकबिल में कहीं ये फिर अपने इख्तियारात का जो है ना इस तरह से नजायज़ इस्तेमाल ना करें। लेकिन अब इदारे को जहाँ तक उनके जवाज़ की बात है तो एक क्वेश्चन मार्क उनके ऊपर आ गया कि उन्होंने अगर वो इन केस कोई ऐसा फ़ैसला, कोई ऐसी ओपिनियन, ऐसी कोई डिस्कशन उसके में होती कि वो बैलेंस की बात होती, चलें शायद कहीं ना कहीं उसकी कोई राय पब्लिक उसमें बनाती या करती, लेकिन जिस तरह से इंटेंस हो के उन्होंने एक पब्लिक में इसको फैलाया और उस वक्त फेसबुक पे जो मेंबर्स थे वो फेसबुक पे लगा रहे थे, उनके यूट्यूब्स पे आ रहे थे हमने ये डिसीजन दिया है, और जैसे लग रहा था कि पैरेलल एक कोर्ट खड़ी होगी। नहीं, वो उसमें तो बाज़ मेंबर्स ऐसे हैं ना जिनके ऊपर मोहम्मद अली मिर्ज़ा खुद तनकीद करते रहे और उनका भी एक ज़ाती कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। बिल्कुल था, ठीक है, तो वो तो एक वैसे ही अखलाकी असूलों के ऊपर पूरी बात। अब उनका जहाँ वो पहले ओपिनियन दे भी रहे थे या कोई रिकमेंडेशन उनकी आ रही थी, मुख्तलिफ इदारे उनसे ले लेते थे, जैसे वो दूध के पॉइंट ऑफ व्यू से था या और की जगह पे, अब वो भी एक अंडर क्वेश्चन हो जाएंगी तमाम चीज़ें कि अब हमने किस हद तक जो है ना इस पर रिलाई करना है और किस हद तक नहीं करना। चूँकि आइन में तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनकी ड्यूटीज़ ये हैं, इसके अलावा वो कोई भी जो है किसी भी इदारे को अपनी ओपिनियन भी नहीं दे सकते। ये तो अब उन्होंने इसको मज़ीद लिमिटाइज़ कर दिया जो कि पहले नहीं था। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो ताज़ा फैसला है उसके मुताबिक अब टेक्निकली अदारे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से ओपिनियन भी नहीं ले सकते, ऐसे ही है। और बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें आपको बताऊं कि एक रिमार्क्स ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स बैक डेट्स पे उन्होंने दिए थे क्यानी साहब ने कि अगर नज़रियाती काउंसिल को शौक़ है इतना कि वो पैरेलल कोर्ट के तौर पे काम करें तो वो उनको 27th जहाँ अमेंडमेंट आई थी 28th अमेंडमेंट में वो भी अपनी जो है रिकमेंडेशन दे दें ताकि उनको ये इख्तियारात दे दिए जाएँ कि वो क्रिमिनलाइजेशन भी कर सकें। तो उन्होंने पैराग्राफ नंबर 12 में इसको मेंशन भी कर दिया है कि अगर नज़रियाती कौंसल को इस बात की उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है कि वो रिकमेंडेशन भेज दे अपनी और इस पे लेजिस्लेशन करवा ले कि फ्यूचर में अगर उन्होंने इस तरह का काम करना है तो उनके लिए रास्ता हमवार हो जाए अगर आइन में उनको इजाज़त मिल जाती है। ये बताएं कि ये सारा मामला शुरू हुआ था अगस्त 2025 में जब आपके क्लाइंट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पहले 16 MPO के तहत गिरफ़्तार किया गया, फिर उनके ऊपर तौहीन रसालत का मुकदमा दायर किया गया और फिर आगे 1-2 माह बाद ये इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने फ़ैसला दिया। वो जो केस है तौहीन रसालत का जिसे आल्दो के जो कोर्ट है बेल उसके ऊपर दे दी, उस केस का भी स्टेटस क्या है? केस का चलान अभी उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी पेंडिंग है और अभी तक पेंडिंग है, उसका वेट कर रहे थे, उसमें अभी चलान उसका सबमिट नहीं हुआ उसका, तो वो भी डिस्कशन होगी। चूँकि अब ये एक फ़ैसला जो आया है इसके बाद देखा जाएगा कि उसको किस तनाज़र में लिया जाएगा। क्योंकि अब पहले तो ये था कि NCCIA के पास एक बड़ी क्लियरली उनको था कि इसमें किसी का रेफरेंस कोट करना जो है वो आनत रसूल में या रसालत में नहीं आता, ब्लास्फेमी में नहीं आता। अब ये मामला है कि इस पर क्लैरिफिकेशन भी आ गई, जिसको बेस बना रहे थे कि नज़रियाती कौंसिल की ओपिनियन है, अब वो ओपिनियन को हाई कोर्ट ने डिक्लेयर नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी है। उसके बाद अब इसकी हैसियत तो ख़त्म हो गई। अब उनके पास NCCI के पास ऐसी कोई चीज़ जवाज़ नहीं रह गया कि अब वो क्रिमिनलाइज़ करें और वो चलान में उनको गिल्टी करें। तो अभी वो उसका स्टेटस है, चलान सबमिट होना है, फिर उसका आगे जो प्रोसेस है वो ड्यू फॉलो होगा इंशाल्लाह। हाफिज़ साहब, आपने ये केस, मुझे अच्छी तरह याद है जब शुरू से ये केस आया था तो आपने बड़ी बहादुरी से ये केस लड़ा था और आपको बड़े थ्रेट्स भी थे और हमें पता है कि जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में ऐसे केसेस के हवाले से, वी आर ग्रेटफुल कि आप इस केस को फॉलो करते रहें और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे लॉजिकल एंड तक भी पहुँचाएँगे। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे इसकी अपने एंड पे
जिस दिन से स्टार्ट हुआ है 16 MPO 24 अगस्त से स्टार्ट हुआ और फिर ऑनवर्ड इनकी जो अरेस्ट वाला मामला हुआ, फिर 9 सितंबर को इनको उन्होंने यहाँ ट्रांसफ़र किया और फिर 23 को इसकी ओपिनियन आई और ओपिनियन के बाद से फिर जो एक पब्लिक के अंदर एक मैसेज गया और वो नो डाउट इस तरह की ओपिनियन आने के बाद पब्लिक में एक तासुर जा रहा था कि शायद जो है वो इन्होंने जेन्युइनली कोई ब्लास्फेमी की है और कोई भी उठता और कोई भी जो है वो उनको मर्डर कर देता या तो वो कहते ये जायज़ है। तो इस तरह की सिचुएशन को बड़ा उन्होंने जजमेंट के अंदर क्रिटिसाइज़ भी किया है और उनको डिफरेंट पैराग्राफ में रिपीटेडली उन्होंने इसको एड्रेस किया है। तो होप्स हो कि इसके जजमेंट के आने के बाद चीज़ें डिफरेंट होंगी और बहुत एक मैसेज जाएगा इस हवाले से और फ्यूचर में भी इनको जो है रेफ़र किया जाएगा और केस में बड़े इफेक्ट। आखिरी सवाल क्विकली, जो इस केस का ये जो फैसला है उसका बाकी जो इस तरह के इल्ज़ामात जो लगते हैं ब्लास्फेमी के, उनके ऊपर कोई असरात देखते हैं? किसी न किसी हद तक तो उसका असर होगा। एक असर तो वैसे भी स्टार्ट तो हो गया ना कि लेकिन जहाँ पर क्योंकि ये जो फैसला है स्पेसिफिक नज़रियाती कौंसिल के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि उन्होंने कहीं अगर राय दी हुई है, अगर इस तरह की किसी और केस में उन्होंने राय दी हुई है तो वो वहाँ ये इफ़ेक्ट करेगा। अदरवाइज़ अगर वो इंडिपेंडेंटली इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट एविडेंस के ऊपर है, अगर वो किसी केस या डिजिटल एविडेंस के ऊपर केसेस हैं तो वो तो उसी तरह से वैसे देते रहे माजी में इस तरह की राय? मेरे सामने नहीं है, लेकिन सुना है कि उन्होंने इस तरह की कोई जो है ना वो अपनी ओपिनियंस दी हैं इस तरह के मैटर्स में। अब साहब बहुत शुक्रिया आप, थैंक यू सो मच, वेलकम बैक। जी एजाज़, देखें मैंने उस दिन भी कहा था जब ये प्रेस रिलीज़ आई थी, इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से अगर राय मांगी गई थी तो उनका काम था सिर्फ वो इसकी राय को दे देते। प्रेस रिलीज़ जारी करना मेलाफाइडी है उनके पार्ट पे, ठीक है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल इस्लाम के रहनुमा असूलों के हवाले उन मामलात में गाइडेंस देती है जहाँ पे कोई इबहाम हो, जहाँ पे कोई आपस में तकरार हो, तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल से एक राय मांगी जाती है जो इज्तिमाई मसाइल के ऊपर बात करती है। इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने वही अल्फाज अपनी प्रेस रिलीज़ में दोहराए थे जो इंजीनियर मिर्ज़ा ने कहे थे, तो उन पर तौहीन रिसालत और वो लगाया गया था। और फिर प्रेस रिलीज़ में कहा गया कि कुरान की तहरीफ की भी दफ़ा इसमें जो है वो पर्चे में डाली जाए। अब मुझे ये बताएं, मैंने उस वक्त भी कहा था कि आपने तो ये प्रेस रिलीज़ जारी कर दी, आप इंजीनियर मिर्ज़ा अदालत से अगर बेगुनाह हो जाते हैं तो क्या स्टेटस होगा? इस बात का जवाब उनके पास नहीं था, चेयरमैन साहब के पास। और उसके बाद आप देखें कि मिर्ज़ा जो हैं उनके ऊपर अटैक हुए, ठीक है, अभी रिसेंटली भी हुआ जी। तो ये मामलात क्योंकि मजहबी होते हैं, इसमें लोगों को अगर उनके किसी आलिम को वो मानते हैं वो कह दे कि फ़लाँ वाजिबुल कत्ल है और उसको कत्ल किया जाए, तो बहुत सारे हमारे लोग ऐसे अभी तक इतने उसमें स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं कि वो ये काम कर गुजरते हैं, उसके लिए वो निकल पड़ते हैं। तो मैं ये समझता हूँ उन लोगों को भी चाहिए कि इस्लाम को ख़ुद से समझें, इसको ठेके पे ना दें उलमा के हाथ में, इसको ख़ुद भी समझने की कोशिश करें। और ख़ास तौर पे कुरान पाक में आपको पता है ना कि फ़रिश्तों ने क्या एतराज़ किया था जब अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं ज़मीन पे खलीफा भेज रहा हूँ, तो उन्होंने कहा था ये कत्ल करेगा, फ़साद करेगा। ऐसे तमाम अहकामात जिससे फ़साद फैलने का ख़दशा हो, उनके ऊपर हमें अपना जहन भी इस्तेमाल करना चाहिए। देखें, पाकिस्तान में तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है, अदालत मौजूद है इसके ऊपर सज़ा देने के लिए। पाकिस्तान में तौहीन कुरान का, तौहीन मज़हब का, तौहीन सहाबा वाले बैत, इन सब के कवानीन मौजूद हैं। इसलिए किसी फ़र्द को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो ख़ुद कानून में आँख लेके किसी को सज़ा देने की कोशिश करे, अपनी अदालत लगाए। हमें कोई भी मामला है जिस पर अगर किसी के मजहबी जज्बात को नुकसान वो हर्ट होते हैं, वो अदालत का, कानून का सहारा ले और कानून के ऊपर ट्रस्ट करे। जो हमारा इंजीनियर मिर्ज़ा साहब के हवाले से मौक़िफ़ था उसमें क्लैरिटी थी बहुत, इसलिए कि एक तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने उनको सुना नहीं था, उनको कोई नोटिस नहीं किया, उनसे कोई वजाहत नहीं मांगी, उनके एक बयान को उठाया और उसके ऊपर जो है ना सिर्फ ये कि एक ऐसी राय जो बंद लिफाफे में मांगी गई थी उसको उन्होंने पब्लिक कर दिया। तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में वो लोग बैठते हैं जो जो इंजीनियर साहब के हवाले से अच्छी राय नहीं रखते, लिहाजा उन्होंने उस बायसनेस की वजह से सारा काम किया। इस सारे मामले में सबसे आखिरी जो मैं वर्ड कहूँगा, इसमें इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की साख को नुकसान पहुँचा। आसिफ, याद है आपको कि उस पर मैंने बड़ी तनकीद की थी और मैंने चेयरमैन साहब को भी और बाज़ मेंबर्स को भी तनकीद की, और बाद में अल्लामा ताहिर अशरफी साहब उन्होंने मुझसे रब्ता भी किया था और हमने उनको यहाँ पर दावत भी दी थी, वो आए भी थे। मकसद हमारा क्या था कि मैं तो ज़ाती तौर पे इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की एग्जिस्टेंस को गलत समझता हूँ। ये ज़ियाउल हक़ साहब ने बीच में पार्लियामेंट और अदलिया के साथ ना एक बड़ी दीवार एक खड़ी कर दी है। खैर, इसके ऊपर बड़ी डिबेट हो सकती है। ये मुल्क मुसलमानों का है
और जो अदालतों में, आला अदालतों में भी बैठते हैं, वो भी मुसलमान ही बैठते हैं। ये नहीं है कि उन्हें इस्लाम का पता नहीं और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल आके उन्हें नया इस्लाम बताएगी। ये ज़ियाउल हक साहब ने उलमा कराम को सियासी रिश्वत देने के लिए ये इदारा कायम किया था और उसके साथ अब चल रहे हैं और ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। बहुत अच्छा किया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, उनको मैं तो कहूँगा कि जितनी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है, मैं तो यही कहूँगा। बड़ा जुडिशियस फैसला उन्होंने किया।